नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। एसपी सांसद एसटी हसन के बयान पर तो बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने एसपी सांसद के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही अखिलेश यादव से इस बयान पर जवाब मांगा कि आखिर राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव का स्टैंड क्या है। हुआ क्या था वो आपको बताते हैं। एसटी हसन ने राम मंदिर को लेकर चंदा अभियान पर बयान दिया था कि चंदा मांगने वालों पर साजिश के तहत पथराव कराया जाएगा। यानी कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह, एसटी हसन ने कहा था कि बीजेपी चंदा मांगने के बहाने कुछ मुसलमानों से पथराव कराएगी और फिर बाद में, क्योंकि इनके पास एक ही फॉर्मूला है हिंदू मुसलमान का, उसके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश करेगी। अब बीजेपी ने इस बयान को आड़े हाथों लिया और कहा कि अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करे कि उनका स्टैंड क्या है इस बयान पर। तो बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के रिएक्शंस इस बयान पर आ रहे हैं। चलिए, एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद दिखे हुए मुसलमानों से इनका पथराव करा देंगे। और इस बयान की बीजेपी ने निंदा की है। साथ ही इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव से अपना स्टैंड साफ करने की बात कही है। अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ हैं या राम मंदिर निर्माण के विरोध में है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय पर प्रदेश और देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए यह एक प्रयास दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, जो हमेशा से राम मंदिर के मामले में दिखा है। तो मनगढ़ंत कहानियां बना के वो सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी को अब स्पष्ट करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी खड़ी कहाँ है पूरे राम मंदिर के ऊपर, और बयानबाजी नहीं। और आपके जो सांसद हैं या विधायक कोई सांप्रदायिक एजेंडा चलाना चाहते हैं, तो आपका क्या मत है इसके बारे में उनको स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, एसटी हसन का जो बयान है वो उसकी घोर निंदा में करता हूं। और जो दंगे फसाद की जो राजनीति है, ये समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान मुझे लगता है 300-400 सांप्रदायिक तनाव की और दंगे फसाद की घटनाएं हुई थी। ये संस्कृति उन लोगों की है, ये कार्यशैली उन लोगों की है जो समाज को जात पात धर्म में बांट करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एसटी हसन जी स्वयं इस तरह का कोई या तो षड्यंत्र के पार्ट हैं या षड्यंत्र इस तरह के करने वाले हैं, और उसी का वो इसका तो खुलासा पूरी तरह से उनको करना चाहिए कि भाई ये किस आधार पर वो बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बयान को लोकतंत्र के लिए गलत बताया है। समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान लोकतंत्र में निराशाजनक बयान है। क्या एक सांसद को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? और जबकि वो उसी समाज से आते हैं, किसी भी धर्म के बारे में इस तरह के वक्तव्य देना, इस तरह की सियासत समाजवादी पार्टी करेगी? समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए? इस तरह के वक्तव्य देना चाहिए? वो किसी भी धर्म के जात का सांसद हो, मगर जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का आया है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाला बयान है। तो बयान तो दे दिया, लेकिन अब बयान पर पलटवार भी हो रहे हैं और स्टैंड क्लियर किया जाए अखिलेश यादव की तरफ से, साफ कहा जा रहा है। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं, अजीत से बात करते हैं। अजीत, भले ही आप अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह में कुछ भी बोल दें, लेकिन यही एक खूबसूरती डेमोक्रेसी की कि आपसे सवाल होते हैं और एसटी हसन को भी जवाब देना पड़ रहा है इस बात को लेकर। देखिए, बिल्कुल जी ने सरकार के दो मंत्री, मोहसिन रजा जो सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह जो प्रवक्ता भी हैं और सरकार के एमएसएमई मिनिस्टर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पिता मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में जब सरकार थी तो कारसेवकों पर गोली चलाई गई। अब वो कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर जब लोग चंदा लेने निकलेंगे तो पथराव होगा और पथराव से फिर वो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। सीधे तौर पर उनका ये आरोप है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये कम से कम स्टैंड अपना क्लियर करें कि क्या वो राम मंदिर के साथ हैं या फिर राम मंदिर के विरोध में है। कांग्रेस भी कह रही है ऐसा बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी घिरती नजर आ रही, क्योंकि योगी सरकार के दो मंत्रियों ने अटैक कर दिया। तो अब ये जवाब देना मुश्किल हो रहा समाजवादी पार्टी के लिए कि आखिर वो किसके साथ खड़े हैं, वो राम मंदिर के समर्थन में है या फिर राम मंदिर के विरोध में है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से घिर गई है। जीनत,
आप हमारे साथ रहिए। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, इस बयान की क्या जरूरत थी? बीजेपी सवाल उठा रही है और कह रही है कि भाई अपना स्टैंड क्लियर करे अखिलेश यादव, वो राम मंदिर के पक्ष में है कि नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है फर्जी बातें करना। उनसे जब बात की जाती, किसान की मौत हो रही है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। उनसे पूछो कि बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है युवा, तो उनकी सांस अटक जाती है। उनसे पूछो कि महिलाओं के अत्याचार बढ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो घर के अंदर दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। और उसी का हालत ये होती है कि जब कोई बयान को तोड़ मड़ोड़ के करना हो तो कहानी देखो। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, सबको पता है। देश के अंदर जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, सबको पता है। बात हो रही है कि समाज के मूल मुद्दों पे बात कब होगी। ये बात कही जा रही है कि मूल मुद्दों पे बात करके भारतीय जनता पार्टी पे शक रहता है पूरे हिंदुस्तान को कि जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां जाति धर्म की राजनीति करके अपनी रोटी सेकना चाहेगी, सत्ता पाना चाहिए। भदौरिया जी, ठीक है भदौरिया जी, मैं आपको एक बात आप ही की याद दिलाती हूँ। आपसे जब कभी सवाल होता है तो आप ये बोलते हैं कि बीजेपी के लोगों का एक ही काम है, जवाब देना, अब्बा डब्बा झब्बा। क्या आपने वो स्क्रिप्ट आपने भी पढ़ ली है कि आपसे अगर संजीदगी से सवाल किया जाए, आप वो 2-4 जो बातें हैं आप उनका जिक्र करते हैं? अच्छा, मुझे आप ये बताइए, इस बयान की जरूरत क्या थी? मेरी बात आपने नहीं समझी, मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है और सबको उसे सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये विकास की राजनीति से तो सर वो कार सेवकों का जिक्र कर रही है, वो समाजवादी पार्टी की बात करती है। आप मुझे आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात नहीं समझ रही। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बयान की जरूरत क्या थी? क्या जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसमें सहयोग नहीं करना चाहिए था? सजग रहता है भारतीय जनता पार्टी से। कब ये जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दें? ये जाति धर्म की विकास की राजनीति करते का? सोचिए, 60 किसानों की मौतें हो गई, इनको चिंता है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने बोल दिया नहीं, कानून बेकार है, उस पर चर्चा नहीं करें, उसको वापस नहीं लेना चाहते। ये समाज की समस्या के समाधान कब करना चाहते हैं? कभी बात करते हैं कि आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी बात बताइए जहाँ बीजेपी ने समाज की समस्या के समाधान की बात की हो। ये हमेशा एसटी हसन जी के बयान की बात कीजिए। इस बयान की क्या जरूरत थी? इस बात का डर आपको भी रहता है कि भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, ये रटा रटाया फॉर्मूला छोड़िए, मैं आपसे बड़ा सरल सा सवाल पूछ रही हूँ। इस बयान की क्या जरूरत थी? मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से सभी सतर्क रहते हैं, पूरा हिंदुस्तान सतर्क रहता है कब जाति धर्म की राजनीति करेंगे। सभी को, मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, आप खुद सतर्क रहती होंगी, आप खुद अकेले में बोलती होंगी कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है। अरे सर, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरा आपसे सरल सा सवाल है और आपने शायद वो स्क्रिप्ट पढ़ ली और मैं इसीलिए आपको आपकी बात याद दिला रही हूँ। हर बात का एक ही जवाब, अब्बा डब्बा जब्बा, जो आप करते रहते हैं। वक्त की थोड़ी बंदिश है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर आप ये देख रहे हैं कि कभी भी आप संजीदगी से सवाल करें तो जवाब नहीं होते हैं। फरीद शमसी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। फरीद, बयान तो दे दिया जोश में, माहौल में उत्साह बढ़ाने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन ये बयान भारी पड़ रहा है अब। जी हाँ जीनत, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई भी पॉलिटिकल जब बयान आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन के इस बयान के आने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका खुद ये कहना है कि आखिर सांसद जी ने इस तरह का बयान दिया क्यों, आखिर मकसद क्या था। सांसद जी से अभी हमने पूछना चाहा, बात करना चाहिए, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। तो जीनत, इस तरह के बयान को लेकर मुस्लिम समाज के लोग खुद परेशान है कि आखिर सांसद जी ने बयान देकर क्या जताना चाहा, क्या कहना चाहा। मुस्लिमों को मुझसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा। एक और बड़ी चीज, जब आप एसटी हसन के बारे में पढ़ते हैं, एक ऐसे डॉक्टर की इमेज जो सबसे कम पैसे लेके इलाज करता है, ये माना जाता है। 2006 से जब हम उनकी फिर पॉलिटिकल करियर की शुरुआत देखते हैं, वो बीएसपी में भी आते हैं और उसके बाद वापस एसपी में आते हैं, टिकट नहीं मिलता, नाराजगी दिखाते हैं, फिर दोबारा से जब आते हैं और जीतते हैं। तो जब हम पूरी जर्नी देखते हैं तो लगता है कि ऐसे नेता से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा सडनली प्रेशर आ गया, या आप माहौल बनाना चाह रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है? तो चलिए चर्चा में आते हैं इस तरह के बयान देकर। जी हाँ जीनत, डॉक्टर एसटी हसन पढ़े लिखे इंसान हैं, मुरादाबाद में काफी साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेयर भी रह चुके हैं। उसके बाद इस तरह का बयान आने के बाद चर्चा है कि मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं बीजेपी की तरफ से। डॉक्टर चंद्रमोहन, एसटी हसन ने बयान दिया, लेकिन क्या वाकई ये इतना बड़ा था जितना बीजेपी बना रही है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ।
नहीं, बीजेपी क्या बना रही है? बीजेपी एसटी हसन बकवास करेंगे, बीजेपी क्या करेगी? नहीं, मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ, मैं इसमें एक और लाइन ऐड कर देती हूँ। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, अभी अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े थे, अफसोस कि आप दोनों का साथ में संपर्क नहीं हो पाया। वो जुड़े थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम ही यही है। मैं उन्हीं का सवाल आपके पास रख रही हूँ कि बीजेपी का काम ही यही है, वो हर मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह का शोर शराबा करती है। बीजेपी के पास एक ही फॉर्मूला है। नहीं, बीजेपी के पास जो फॉर्मूला है उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। और इस विषय पर जो एसटी हसन ने बोला है, श्रीमान अखिलेश यादव स्थिति स्पष्ट करें। हम राम भक्त के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं निजी स्थिति में, और सारे लोग भाग ले रहे हैं। राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। लेकिन एसटी हसन जो भाषा बोल रहे हैं, पूरी तरीके से समाज में झगड़ा कैसे हो, फसाद कैसे हो, उत्तर प्रदेश की शांति इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक और अखिलेश यादव प्रायश्चित करते घूम रहे मंदिरों में, दूसरी ओर ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जी, इनको साफ करना पड़ेगा कि ये कहां पर खड़े हैं। ठीक, चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि एसटी हसन की दो बातें जो हैं, देखिए, एक तो उन्होंने पत्थरबाजी का जिक्र किया, दूसरी बात यह कि उन्होंने मुसलमानों को बिका हुआ कहा है। और यकीनन इस बात पर विवाद जरूर होगा कि कुछ मुसलमान चंद पैसे लेकर पत्थरबाजी करते हैं। ये बयान यूं ही छोटा, यूं ही इस पर सवाल नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे इसके मायने हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं अरविंद कुमार शर्मा, और वो मऊ के रहने वाले हैं। पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा, योगी सरकार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रात में ही सर मालूम हुआ, मुझे कहा गया कि आपको ये करना है, और जिसको भी जैसे जानकारी मिली एकदम आप आकर के हमारे साथ जुड़ने का कम से कम 200-300 लोगों ने प्रयास किया। उन सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। और मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दल और पार्टियां बहुत हैं। बीजेपी विश्व की शायद सबसे बड़ी या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना, ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। उधर सीएम योगी ने आज गोरखपुर में सूचना विभाग का एक ऐप लॉन्च किया है, साथ ही डिजिटल डायरी का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूचना विभाग ने अच्छा काम किया, लोगों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव नजर आएंगे। तो देखिए, डिजिटल डायरी और ये जो हम जिस ऐप का जिक्र कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, और दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग की डिजिटल डायरी आज यहाँ पर लॉन्च हुई है। हम सब जानते हैं कि अब तक की जो डायरी होती थी, यह हमारे पास हार्ड कॉपी में यानी पुस्तक के आकार में आती थी। कितना कागज इसमें बनता था, और कागज लगने के साथ ही कोई व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं होता था, क्योंकि हर एक तक पहुंचने में दिक्कत होती थी, नहीं पहुंच पाता था। तमाम प्रकार की शिकायतें भी आती थी। उन स्थितियों से बचने के लिए एक प्रयास हुआ है कि हम लोग, यह जो युग है, अब हम लोग प्रयोग कर चुके हैं डिजिटल युग में। हर एक चीज अपने डिजिटल फॉर्म में आ रही है,
और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते डिजिटल फॉर्म में सूचना विभाग की डायरी भी आए, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से उत्तर प्रदेश शासन के कार्य पद्धति और उससे जुड़े हुए विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी भी रख सकता है, उनसे संवाद भी बनाए रख सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को लखनऊ में एक शादी समारोह में शामिल हुए, जिसकी फोटो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वेडिंग इन लखनऊ। एक छोटे से ब्रेक ले रुके, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर रामपुर से आ रही है। एनसीबी ने छापेमारी की है। लखनऊ से आई टीम की दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। थानागंज इलाके में एनसीबी की छापेमारी। बुधवार को सैयद अनवर के घर पर छापा मारा गया था। बीगा रेट और कैंपर हर्बल फैक्ट्री पर छापेमारी। महाराष्ट्र से पकड़े गए गांजे के बाद यह बड़ी कार्रवाई हो रही है। इस समय रामपुर के थानागंज क्षेत्र में है। कल एनसीबी की टीम ने रामपुर के थानागंज क्षेत्र के पीला तालाब चौकी में सैयद अनवर के घर पर छापा मारा था। एनसीबी की टीम को छापे के दौरान फिलहाल कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो गांजा जो एनसीबी की टीम ने जो बरामद किया है, उसको लेकर के जो है ये कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं उसके सूत्र जो है वो रामपुर से जुड़ते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद जो ये कार्रवाई की है। आज दूसरे दिन भी एनसीबी की टीम की छापेमारी जारी है। मैं आपको बता दूं, थानेगंज में इस समय हम खड़े हैं, जहाँ देखिए एनसीबी की टीम के जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो इस समय जो है पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि एनसीबी की टीम जो है वो दूसरे दिन भी उसकी जांच जो है वो जारी है। देखना यही होगा कि एनसीबी की टीम को दूसरे दिन जांच में क्या मिलता है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर। एक बड़ी खबर चित्रकूट से भी आ रही है। बच्चों के यौन शोषण का मामला है। सीबीआई की टीम चित्रकूट पहुंची है। सीबीआई के साथ एम्स का पैनल भी पहुंचा है। बच्चों का मेडिकल कर रहे हैं डॉक्टर। 25 बच्चों का मेडिकल हुआ है। यौन शोषण के मामले का आरोपी है राम भुवन। चित्रकूट से बड़ी खबर देखिए, एम्स की टीम पहुंचती है और बच्चों का मेडिकल किया जा रहा है। 25 बच्चों का मेडिकल हुआ है। अभी रिपोर्ट का इंतजार। बच्चों की बात हो रही है तो बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। और इसी हौसले को सलाम करने के लिए न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। यानी बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। तो ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किड से। ओडिशा की 14 साल की होनहार का देखिए कमाल। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची का हुनर और याददाश्त बेजोड़ है। In 2016, I did my first record, which was 165 rivers in a minute. ये है यंग जीनियस, जिसे कहते हैं ह्यूमन एटलस। 1000 rivers in 7 minutes some seconds. जिसके दिमाग में बसा है दुनिया का नक्शा। 1000 cities in 9 minutes and 1000 physical bodies in 11 minutes. ये है यंग जीनियस जो 14 साल की उम्र में दुनिया पर छा गई। कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? There's a village named A. A. Yes, it's located in the northern part of Norway. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली मेघाली मालविका के साथ। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? That's the sea. बिल्कुल सही जवाब। जो 9 मिनट में 1000 नदियों के नाम बता दे। Some 100 rivers of Europe. Seine, Marne, Yonne, Saône, Risley, Andle, Aube, Ure, Epte, Oise, Barse. जो 9 मिनट में वाला जुनून, दिमाग और हौसला
और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। आप देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे।